स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एसएसटी का पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं स्वर्णिम भारत। अब उससे आगे के जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, आज ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको कॉपी में करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मंडे को मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुषाण। ये 3 जातियाँ थी और ये तीनों जातियाँ बाहर से आई थी। बाहर से बोले तो मध्य एशिया से आई थी और इन्होंने आकर के भारत पे आक्रमण किया और यहीं पर कुछ स्थानों पर क्या किया, शासन किया। तो मैं आपको एक बार मैप में समझाती हूँ कि मध्य एशिया कहाँ से है और किस तरह से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये देखिए बच्चों, मैप में आपको जो मैंने गोले कर रखे हैं, ये गोले मध्य एशिया के देश हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों जातियाँ आई थी। तीनों जातियाँ शक, हूण एवं कुषाण, और इन तीनों जातियों ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। मैं एक बार आपको मैप में समझाती हूँ भारत में पर कैसे आक्रमण किया इन्होंने। ये लोग कजाकिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से हमारे यहाँ पर भारत पे क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, ये देखिए भारत के मैप में समझे बच्चों कि कुषाण, शक और हूण जाति जो आई थी वो मध्य एशिया से होते हुए भारत के में एंटर कहाँ से किया, पाकिस्तान के रास्ते से। और यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। क्या नाम है, खैबर दर्रा। और दर्रा का मतलब होता है 2 पहाड़ियों के बीच में अति सकड़ा रास्ता। इस रास्ते से इस दर्रे से ये लोग हमारे भारत में क्या करें, प्रवेश करें और ज़्यादातर हमारे आक्रमण हुए हैं और जितनी भी बाहर की जातियाँ आई हैं वो इसी दर्रे से होते हुए हमारे यहाँ पर आई हैं। ये समझ में आ गया आपको। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ शक के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर, बोलन दर्रा भी अफगानिस्तान में पड़ता है, होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया। कालाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है जिसमें उन्हें सगकुल या शककुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि सिंधु प्रदेश को जीत कर के सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। और सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में। इसको आज भी वर्तमान में भी सौराष्ट्र ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि उनकी एक शाखा ने उत्तरापथ में बता चुकी हूँ आपको, मौर्य काल से ये पथ चलता आ रहा है। इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं हम लोग, NH 44 बोलते हैं। तो उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। तक्षशिला के शक शासकों ने मावेज, एजेज के नाम से आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा किया गया है। हमामश और हगान मथुरा के प्रारंभिक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया। ये अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों ये वाली बात को कि मथुरा कहाँ पर है हमारी, अभी अपने यूपी के अंदर है। तो यूपी के अंदर जो शक थे उनको मारने का काम किसने किया, कुषाणों ने किया। और कुषाण भी कौन सी जाति थी, ये मध्य एशिया की ही जाति थी। आगे समझ में, ये अंडरलाइन कर लो। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया। पश्चिमी भारत में शकों के क्षयरात वंश के मूलक कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी क्षेत्र देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग अब। जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से ये प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी शातकर्णी से पराजित हुआ। नासिक लेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। इस बात को अंडरलाइन कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि नासिक यानी महाराष्ट्र के लेख में गौतमी पुत्र कौन से वंश से है बेटा, ये गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश से है। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी।
इस वंश के शासकों ने अपने लेखकों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया। चष्टक का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश 305 ईसा में समाप्त हो चुका था। यहाँ तक हमने शक वंश पढ़ लिया है। अब मैं आपको हूण वंश के बारे में समझा देती हूँ। ये जो हूण वंश थे ये भी मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और ये बर्बर टाइप की जाति थी। मतलब ये बर्बर का मतलब होता है कि मारने के समय ये नहीं देखते थे कि हम बच्चों को मार रहे हैं या महिलाओं को मार रहे हैं, और एक इंसान के कम से कम 10 टुकड़े किया करते थे। ये हूण जाति की बहुत बड़ी विशेषता थी, ठीक है। बिल्कुल जंगली टाइप के लोग थे ये। तो हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया। ये देते भी पुकारे जाते थे। देते का मतलब होता है राक्षस, ठीक है। सर्वप्रथम 458 ईसा के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ, जिसमें उनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपुताना यहाँ राजस्थान को कहा जा रहा है। राजपुताना का मीन्स है राजस्थान। प्राचीन काल में इसको राजपुताना कहा जाता था। राजपुताना का मतलब होता है राजपूतों का स्थान, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बाद में, राजस्थान। सिंध और मालवा का पठार जो है और मालवा नाम की जो जगह है वो एमपी के अंदर है। मालवा पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तोरमान के पुत्र महिर कुल का, जिसका राज्य 510 ईसा से आरंभ होता है। शालकोट उसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिर कुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीति एकता समाप्त हो गई। देश पुनः वापस से किस में कैसे बट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। ये हमारा हो गया हूण वंश। अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण भी कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ये क्या कहलाते थे, यूची या तोचेरियन नाम से इनको भी अलग से नाम दिया गया था, जो कि कहाँ से थे, चीन के क्षेत्र से थे। लोग कौन से क्षेत्र से थे, चीन के क्षेत्र से। तो कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता था। यूची कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर आक्रमण किया या शासन किया। कुजुल कडलफिश ये सब कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है और इसने कुषाण वंश की नींव रखी थी हमारे भारत में। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। ये अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कुजुल कडफिश जो था उसने वैदिक धर्म को अंगीकृत किया था। और वैदिक धर्म किससे संबंधित था, आर्यों से। किससे संबंधित था, आर्यों से। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। क्या भाषा थी, संस्कृत, ठीक है। ये याद रखनी है आपको ये बात, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कुजुल कडफिश ने कौन से धर्म को अंगीकृत किया था या अपनाया था। तो कौन सा धर्म था, वैदिक धर्म। सेकंड है विम कडफिश। ये वो जो कुषाण शासक थे उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट राजा इसलिए था क्योंकि इसने पहली बार भारत में सोने के सिक्कों को चलाया था। क्या चलाए थे इन्होंने, सोने के सिक्के, जिनको स्वर्ण मुद्राएं कहते हैं हम लोग। तो इसके बारे में अंडरलाइन करनी है आपको कि भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत से था। अगर कडफिश की बात करें तो वो कौन से धर्म से, वैदिक धर्म से। वैदिक धर्म में मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म को बाद में 2 भागों में विभाजित किया गया था दक्षिण भारत में। एक तो शैव धर्म था और एक वैष्णव धर्म था। शैव धर्म वो थे जो शिव के उपासक यानी शिव को मानने वाले थे। वैष्णव धर्म था जो विष्णु को मानते थे या विष्णु के अवतारों को मानते थे। तो यहाँ पे जो कडफिश, विम कडफिश है वो शैव धर्म को मान रहा है यानी शिव का उपासक है। किसका उपासक है, शिव का है। जिस प्रकार मौर्य काल के शासक थे वो कौन से धर्म को मान रहे थे, शैव धर्म को मान रहे थे। गुप्त काल के जो शासक थे वो कौन से धर्म को मान रहे थे, वैष्णव धर्म को। इसी प्रकार ये कौन से धर्म को मान रहे थे, शैव को मान रहे थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यह शैव मत के अनुयायी थे। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ, धर्माग्राही, नंदी, अभिमुख भगवान शिव की आकृति मिलती है। त्रिभुज का मतलब होता है त्रिकोणीय आकृति, जो अपन गणित में भी पढ़ते हैं। त्रिशूल आपने देखा होगा, त्रिशूल इस प्रकार का होता है।
ये त्रिशूल होता है, ये भी किसका प्रतीक है? ये शिव के अनुयायी होने का प्रतीक है, क्योंकि शिव का जो शस्त्र होता है वो त्रिशूल होता है। त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, और नंदी मतलब जो गाय का जो नर क्या बोलते हैं उसको, लिंग, उसको नंदी कहते हैं हमारे, ठीक है। बेल भी बोलते हैं इसको। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे जो महान शासक हुआ कनिष्क है, और कनिष्क की जो तुलना की जाती है, जिसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दूसरा अशोक। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म भारत में जो माना जा रहा था, अशोक के द्वारा माना गया था। उसके बाद में उसने जो ये चलाए थे अपने मतलब नियम कायदे चलाए थे, तो अशोक ने नाम लिया था उसको धम्मा। और इधर कनिष्क ने इस अशोक के नीति नियमों को ही आगे क्या किया था? पालन किया था, और उसको आगे बढ़ाया था, और पूरे विश्व में उसका क्या करवाया था? प्रचार प्रसार करवाया था। ठीक है, तो कनिष्क के बारे में देखते हैं हम लोग। यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता था। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये अंडरलाइन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंडल वन में कौन सी नंबर की या कौन से स्थान पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध से संबंधित। तो ये यहाँ तक अंडरलाइन करना। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईसा में नया संवत चलाया था, जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने ये भी अंडरलाइन करना कि शक संवत को चलाने वाला व्यक्ति कौन था और वो कौन से सन में चलाया गया था। ये क्वेश्चन आया भी था कि शक संवत को किस समय में चलाया गया था या किस सन में चलाया गया था। तो 78 ईसा में चलाया गया था। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। उसने काशगर, देखो श्रीनगर को तो किसने बसाया था? अशोक ने। और कनिष्कपुर को किसने बसाया है कश्मीर के अंदर? कनिष्क ने। उसने काशगर, यारगंज व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्राओं पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति भी मिलती है। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगी। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोंगा पहन रखा है और भारी बूट पहने हुए। भारी बूट मतलब होते हैं जूते। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान भी थे। ये अंडरलाइन करना। अगर आप जयपुर में देखते हो तो चरक भवन देखने को मिलता है। तो ये चरक यही व्यक्ति हैं जिन्होंने आयुर्विज्ञान यानी मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, और इन्हीं के नाम से एक किताब भी बनाई थी इनका। उसका नाम क्या था? चरक। और इनका नाम भी, खुद का नाम क्या था? चरक। तो चरक विद्वान किसके काल में हुए हैं? वो कनिष्क के काल में हुए हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन करें। नागार्जुन जिन्होंने शून्य का क्या किया, जिसने हमको गणित के बारे में बताया। और अश्वघोष और ये जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, वहाँ तो हम पढ़ के, वहाँ भी जो एक शासक था वो भी महायान का सपोर्ट कर रहा था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ है। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईसा तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में रहा, जिसने भारत में आर्थिक समृद्धि करी। ये तो हो गए हमारे तीनों मध्य एशिया से आने वाली जातियाँ, जिन्होंने हमारे भारत में आकर के आक्रमण किया और यहीं पर आकर के क्या किया? शासन भी किया और यहाँ के धर्म और संस्कृति को बनाया। लेकिन जब ये भारत में रहने लगे तो यहाँ की संस्कृति और मतलब हमारे यहाँ की स्थान से भी इतने प्रभावित हुए और यहाँ के कल्चर यानी सांस्कृतिक उपलब्धि से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने धीरे धीरे अपने धर्म को छोड़ते चले गए। और भारत का जो धर्म था, जैसे शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इन धर्म को अपने आप में क्या कर लिया? आत्मसातीकरण कर लिया। आत्मसातीकरण का तात्पर्य होता है अपने आत्मा के अंदर उसको समाहित कर लेना। तो हिंदू धर्म के जो भारत के जो भारत की धरती पर जो धर्म थे, उन धर्मों को इन लोगों ने यहाँ माना और उनका क्या किया? उनकी रक्षा भी की, उनका प्रचार प्रसार भी किया, और उसको अपनी प्रजा को भी इसके लिए क्या किया?
प्रेषित किया कि आप इस धर्म को अपनाइए, इसके नियम कायदों को अपनाइए। तो इस चीज़ को बोला जाता है आत्मसातीकरण। शक, हूण, कुषाण विदेशी जातियाँ थीं, उन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियाँ जो समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क के द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठ करती हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको एक बताया भी था मैंने कि ये देखिए, ये है कनिष्क, जिसके बताया कि इसने घुटने तक चोंगा पहन रखा है। ये है कनिष्क, घुटने तक चोंगा पहन रखा है, और ये सोने का सिक्का है हमारा, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म को प्रश्रय दे रहा है, ये उससे भी संबंधित है। तो ये दोनों सिक्के किसके हैं? कनिष्क के सिक्के हैं, ठीक है बच्चों। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इससे संबंधित जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसे अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और मैं आपको जो इसके क्वेश्चंस है बाद में अपलोड कर दूँगी, PDF डाल दूँगी। थैंक यू बेटा।